एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। इस क्लास में अभी हम बात करेंगे कि जो अभी पिछले 1 घंटे में जो टेस्ट हुआ है, हमारा टेस्ट सीरीज का ये चौथा नंबर का टेस्ट था और इसमें हमने देखा था कि सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के 50 प्रश्न इसमें आए हुए थे। ठीक, तो उन 50 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर बताए जाएंगे और थोड़े बहुत उसके एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपको नेट सेट या लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की कोई पूछताछ करनी है, जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल फ्री आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यह हमारा यूट्यूब चैनल का QR कोड है, इसको आप अपने गूगल लेंस में स्कैन करके इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ये पहला लिंक हमारे टेलीग्राम का है। टेलीग्राम के इस लिंक को भी आप गूगल लेंस से स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। इस टेलीग्राम के चैनल पर हम हर एक दिन के अंतराल में टेस्ट पेपर, उसमें PDF भेजा जाता है टेस्ट पेपर का। उसी टेस्ट पेपर को 1 घंटे का समय दिया जाता है। आप 1 घंटे बाद फिर यूट्यूब में उसका आंसर देख पाएंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। इसमें पूरे जितने भी लाइफ साइंस के बच्चे हैं, सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है तो इसमें साझा किया जाता है। ठीक, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज हम बात करते हैं कि यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, टोटल क्वेश्चन 50, मार्क्स पर क्वेश्चन 2 नंबर था, टोटल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 1 आवर, 1 घंटे का समय दिया जाता है। ये जो टेस्ट हुआ है उसका आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि which type of cell signaling involve a cell sending signaling molecule that bind to receptor on the same cell। कि इसमें क्या बोल रहा है, देखिए सिग्नलिंग के प्रकार पूछा है। हमारे पास सिग्नलिंग के प्रकार क्या क्या देख लीजिए। पहला ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ये देख सकते हैं आप। इसमें सेल अपना ही लाइगेंड निकालता है, अपने ही सरफेस के ऊपर बाइंड करता है। अगर सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन, ये बोल रहा है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। ये जक्स्टाक्राइन मतलब जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। इसका मतलब एक सेल दूसरे सेल से फिजिकली अटैच रहता है और अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल छोड़ता है। तीसरा नंबर पे देख सकते हैं पैराक्राइन, इसमें 2 सेल आसपास होते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते हैं, ये अपना केमिकल या लाइगेंड छोड़ता है, दूसरे के पास जाता है। और तीसरा, एक सेल जब दूसरे सेल के पास अपना सिग्नल छोड़ता है, कोई मॉलिक्यूल छोड़ता है, तो मॉलिक्यूल ब्लड वेसल से होते हुए वो जाता है, तो उसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। तो 4 हो गए हमारे पास, ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। क्वेश्चन जो पूछा हमको कि क्या बोल रहा है, व्हिच टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व ए सेल सेंडिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सेम सेल। एक सेल से निकलती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उसी में बाइंड होती है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑटोक्राइन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक पेप्टाइड हार्मोन्स यूजुअली बाइंड टू व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर। हमेशा एक चीज याद रखना कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन चूंकि लिपिड नेचर का होता है, ठीक है, तो जो भी हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हाइड्रोफोबिक या स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक जो होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं जी, रिसेप्टर पाए जाते हैं सेल की सरफेस पर। तो हाइड्रोफिलिक जो भी होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरफेस रिसेप्टर पाई जाती है यहाँ पे। ठीक, और अभी पूछा है हाइड्रोफिलिक की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक, जैसे GPCR, RTK, जैक स्टेट, बहुत सारे सिग्नलिंग रिसेप्टर होते हैं, आप कभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बिल्कुल जानेंगे। अब आते हैं हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेरॉइड हार्मोन इजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर। अभी बोला है स्टेरॉइड हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, जैसे ये पहला वाला दिखाया था, देखो ये। ठीक, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और
क्या होता है ये? लिपिड सोल्यूबल एंड हाइड्रोफोबिक। लिपिड सोल्यूबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो लिपिड सोल्यूबल एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड सोल्यूबल ही होता है, पानी से दूर भागना लेकिन लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होना, ये ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल लिपिड नेचर के होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा का उत्तर सी हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें, कभी डायग्राम बनाए होंगे इसका, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 7 बार घुमा रहता है, स्पैनिंग रहता है ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये रिसेप्टर इस प्रकार से मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है, तो वही वाला आंसर दिया देखिए यहाँ पर चौथा नंबर में, दे स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइम्स। बाकी और भी ढेर सारे कैरेक्टर हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इन एन इनएक्टिव स्टेट द अल्फा सबयूनिट ऑफ अ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन इज बाउंड टू। क्या बोल रहा है कि जब जीपीसीआर पढ़ते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, अल्फा बीटा और गामा 3 सब यूनिट होते हैं ये तो बोल रहा है कि अल्फा सब यूनिट जब इनएक्टिव होता है तो उसमें क्या जुड़ा रहता है, ठीक। तो क्या जुड़ा रहता है जब इनएक्टिव रहता है? तो जी डी पी। पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जब जी टी पी जुड़ता है तो एक्टिव हो जाता है, जी डी पी रहता है तो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। ये हो गया पांचवा का सी। छठवें नंबर पे आते हैं, द एंजाइम एडिनाइलिल साइक्लेज कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ। इसका काम ही होता है क्या कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदलना, ठीक। तो एटीपी को किसमें बदल रहा है भाई? साइक्लिक एएमपी। छठवां का क्या हो जाएगा? बी, ठीक। कैसे बदलता है ये पूरे क्लास में पढ़ेंगे आप, है ना। अब आते हैं सातवां नंबर पे। सातवां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, व्हिच सेकेंडरी मैसेंजर डायरेक्टली ओपन कैल्शियम चैनल ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो भी स्मूथ वाला होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं, और कौन खोलता है उसको जी? सातवां नंबर का उत्तर हो जाएगा डी, IP3 इनोसिटाल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक। ये IP3 कैसे बनता है? कैसे बनता है ये? जब फॉस्फेटिडिल इनोसिटाल डाइफॉस्फेट PIP2 जब ब्रेक होता है ना, तो एक तो डाइएसिल ग्लिसरॉल बनता है और एक बनता है IP3, तो डाइएसिल ग्लिसरॉल और IP3, ठीक है ना। ये ब्रेक होके ये बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, फास्फोलाइपेज सी क्लीव द मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड PIP2 इनटू व्हिच टू सेकेंडरी मैसेंजर है? सेकंड मैसेंजर देखिए, फास्फोलाइपेज सी, यही अभी जो डायग्राम बना वही है। फास्फोलाइपेज सी किसको तोड़ता है? PIP2 को दो भागों में, IP3 और डैग में। तो आठवां का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इनस्टॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसिल ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए प्रोटीन काइनेज इन ए सिग्नलिंग पाथवे। प्रोटीन काइनेज, जहां पर भी काइनेज आता है उसका काम क्या होता है भाई? किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फास्फेट जोड़ देना। तो फास्फेट कहां से लाता है? एटीपी को तोड़ता है दो भागों में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है और अगला वाला इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है, और इसी को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ने वाला कौन? काइनेज। जबकि इसको हटाने वाला कौन? फास्फेट को हटाने वाला कौन? फास्फेटेज। ये फास्फेट यहाँ पर जोड़ दिया गया। देखिए, ये किसी मॉलिक्यूल में फास्फेट को ट्रांसफर करना, कहां से? एटीपी से किसी टारगेट मॉलिक्यूल में। तो 9वां नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ट्रांसफर ऑफ ए फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू स्पेसिफिक टारगेट अमीनो एसिड, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड में उसको जोड़ दिया जाता है। 10वां नंबर पे आते हैं, व्हाट एंजाइम रिवर्स द एक्शन ऑफ प्रोटीन काइनेज बाय रिमूविंग फास्फेट ग्रुप। भाई किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में फास्फेट जोड़ने का काम काइनेज करता है।
कौन करता है? काइनेज करता है। लेकिन हटाने का काम कौन करेगा? फास्फेटेज करता है। तो काइनेज का जस्ट अपोजिट कौन हो गया? फास्फेटेज। 10वां का बी। ठीक, इसका काम है फास्फेट को हटाना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यानी कि आरटीके टिपिकली एक्टिवेट अपॉन लाइगेंड बाइंडिंग थ्रू व्हिच प्रोसेस। भाई जब भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीके चलता है, याद रखना होता क्या है कि दो रिसेप्टर ऐसे रहते हैं, डाइमर रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर कौन बाइंड हो जाता है जी? इंसुलिन बाइंड हो जाता है। मान लीजिए कोई लाइगेंड बाइंड हो जाता है, जैसे इंसुलिन भी होता है ना, तो ये डाइमराइजेशन हो जाते हैं ऐसे। देख लीजिए, ये लाइगेंड बाइंड होता ही इधर डाइमर बन गए। देखिए डाइमर पहले अलग अलग थे, ये अलग ये अलग था, अब दोनों बन गए ऐसे। ठीक, लाइगेंड बाइंड होने के बाद अब ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसके साइटोसोलिक टेल पर बहुत सारे फास्फेट जुड़ जाते हैं ऐसे। तो देख लीजिए 11वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डाइमेराइजेशन एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन। स्वयं के साइटोसोलिक टेल में फास्फेट ग्रुप को, ढेर सारे फास्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। 12वां नंबर, द रेस प्रोटीन इज मोनोमेरिक जीटीपीएस often involved in cell growth and proliferation. It is activated when bound to। भाई जो रेस प्रोटीन है एक प्रकार का जीटीपीएस है, ये सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में भाग लेता है। ठीक, तो ये एक्टिव कब होता है? एक्टिव कब होता है बोलने पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 12। तो रेस प्रोटीन इस मोनोमेरिक जीटीपीएस है, तो जीटीपी को तोड़ेगा भाई ये। ठीक, जीटीपीएस का मतलब क्या? जीटीपी को तोड़ने वाला। तो जब जीटीपी को ब्रेक करेगा तभी एक्टिव होगा ये देखिए, ये इट इज एक्टिवेटेड व्हेन बाउंड टू जीटीपी। जब जीटीपी से जुड़ता है तो रेस प्रोटीन एक्टिव होता है और जीटीपी को तोड़ देता है। ठीक, हमेशा याद रखना, ये रेस प्रोटीन एक प्रकार की जीटीपीएज है, इसका मतलब जीटीपी बाइंड होगा इसमें और जीपी टूटेगा तो जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बनेगा। ठीक है, रेस प्रोटीन का काम ही यही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हिच प्रोटीन काइनेज कैस्केड इज क्लासिकली एक्टिवेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ रेस। भाई जब भी आप रेस मैप काइनेज पाथवे पढ़ते हो तो रेस के बाद मैप काइनेज पाथवे आगे बढ़ता है। तो 13वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैप काइनेज पाथवे। मैप ईआरके ये प्रोटीन आगे की तरफ एक्टिव होते हैं। जब रेस प्रोटीन एक्टिव होता है ना, रेस फिर मैप काइनेज एक्टिव होते हैं, फिर ईआरके ईएलके ये सब एक्टिव होते हैं आगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, in the jack state pathway what happens to state protein after they are phosphorylated by jack? कि स्टेट प्रोटीन, देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन टू स्टेट प्रोटीन। ये स्टेट प्रोटीन था, ये स्टेट प्रोटीन था। जब भी जैक स्टेट पाथवे चलता है तो जब जैक प्रोटीन इसके ऊपर फास्फेट जोड़ देता है स्टेट के ऊपर, तो ये फास्फोराइलेटेड स्टेट सीधा न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दे डाइमराइज एंड ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये दोनों स्टेट क्या हो जाएंगे? फास्फोराइलेटेड स्टेट, डाइमर बना लेते हैं ऐसे और न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। ये फास्फोराइलेटेड है ना, याद रखना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हिच सेकेंड मैसेंजर बाइंड टू एन एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज में कौन बाइंड होता है तो प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो पाता है? तो कौन बाइंड होता है जी? साइक्लिक एएमपी। कैसे बाइंड होता है इसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो को समझना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ऐसे बाइंड होता है ना, ये देखिए, ये प्रोटीन काइनेज है, यहाँ पर साइक्लिक एएमपी बाइंड होता है। ऐसे देखिए, ऐसे बाइंड होता है 4 ठो। ठीक है, ये डायमर बना लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सॉरी 16 पे आते हैं। कैलमिडोलिन इज ए यूबिक्विटस यूकैरियोटिक प्रोटीन दैट फंक्शन एज एन इंट्रासेलुलर सेंसर।
सेल के अंदर में साइटोसोल में ढेर सारे मात्रा में कैल्मोडुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, कैल्मोडुलिन का काम होता है कैल्शियम को बाइंड करना और कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाना। तो 16वां का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कैल्शियम को बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्हिच एंजाइम डिग्रेड साइक्लिक एएमपी टू 5 प्राइम एएमपी टू टर्न ऑफ दिस सिग्नल। क्योंकि साइक्लिक एएमपी क्या होता है, साइक्लिक एएमपी एक्टिव फॉर्म है, समझ लीजिए ये एक्टिव फॉर्म है। कौन ऐसा है जो साइक्लिक एएमपी को 5 प्राइम एएमपी में बदल देता है और प्रोसेस को इनएक्टिव कर देता है, मामला को, काम को बंद कर देता है। तो कौन है जी, वो होता है फास्फोडाइस्टरेज, पीडीई, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम होता है जो साइक्लिक एएमपी के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है और उसको इनएक्टिव कर देता है। ये सब पूरा जब सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, टोटल चीज उसको पढ़ाया गया है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग रिक्वायर। बताइए भाई कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या था, जो आपस में सेल टू सेल अटैच हुए थे फिजिकली, तो डायरेक्ट सेल टू सेल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स, डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए ये जक्स्टाक्राइन था। दोनों के मेम्ब्रेन में पाने वाले मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं तो ये फिजिकली अटैच हो गए, और जब एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है वो कहलाता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। उत्तर क्या हो जाएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रेगुलेट ब्लड वेसल्स डायलेशन बाय एंटरिंग स्मूथ मसल सेल एंड एक्टिवेटिंग। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की स्मूथ सेल में एंटर करके क्या करता है, वो किसको एक्टिव करता है, तो किसको एक्टिव करता है बोलने पर सोल्यूबल ग्वानिलिल साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक जीएमपी। ठीक, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिव करके साइक्लिक जीएमपी बनाया जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है फाइनली ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिव करके साइक्लिक जीएमपी में बदलना, फिर वो मसल्स को डायलेट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कोलेरा टॉक्सिन कॉजेज सीवियर डायरिया, इसकी वजह से हमको डायरिया होता है, दस्त होता है, बाय लॉकिंग व्हिच सिग्नलिंग कंपोनेंट, कौन से सिग्नलिंग कंपोनेंट को लॉक कर देता है, बंद कर देता है, इन एन परमानेंटली एक्टिव स्टेट। ठीक, तो कौन से सिग्नलिंग कंपोनेंट को लॉक कर देता है कोलेरा टॉक्सिन। तो देख लीजिए किसको लॉक करता है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए, जी अल्फा सब यूनिट ऑफ हेट्रोडाइमेरिक जी प्रोटीन। हमेशा याद रखना जी प्रोटीन जो होता है कैसा होता है, ट्राइमेरिक होता है, उसका अल्फा सब यूनिट जब अलग रहता है तो एक्टिव रहता है। ठीक, तो इसको क्या कर देता है, लॉकिंग, लॉक कर देता है। ठीक, कैसे करते पूरा सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ कैन बी इनिशिएटेड इंट्रिंसिकली थ्रू द रिलीज ऑफ व्हिच प्रोटीन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया से कौन सा प्रोटीन निकलता है तो प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस होता है, तो ये होता है साइटोक्रोम सी। 21 में साइटोक्रोम सी। ठीक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो बाकी मिलते ही नहीं ना तो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ना तो इंसुलिन होता है, ना तो मायोग्लोबिन होता है, साइटोक्रोम सी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, इन प्लांट गैस रेगुलेशन एंड फ्रूट रिपनिंग आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच गैसियस हार्मोन यूजिंग मेम्ब्रेन रिसेप्टर। कौन सा गैसियस हार्मोन है जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर का यूज करके फल को पकाना या फल में पौधे में गैस का रेगुलेशन करना, कौन करता है, ये कौन करता है बोलने पर एथिलीन। तो 22वां का डी, एथिलीन हार्मोन है। अगला, फलों को पकाने में मदद करते हैं, याद रखना। डिसेंसिटाइजेशन या एडाप्टेशन ऑफ जीपीसीआर ऑफन इन्वॉल्व फास्फोराइलेशन बाय जीआरके। जीआरके क्या है, एक प्रकार का जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेजेस है, जीपीसीआर रिसेप्टर में फास्फेट जोड़ने वाला और उसको इनएक्टिव करने वाला, फॉलोड बाय
द बाइंडिंग ऑफ व्हिच प्रोटीन। होता क्या, जीपीसीआर को इनएक्टिव करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर जीपीसीआर था, 7 बार क्रॉस रहता है बोला, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसके ऊपर फास्फेट कौन जोड़ देता है, फास्फेट जोड़ने वाला यहाँ पर कौन है, जीआर के। इतना करने के बाद अरेस्टिन प्रोटीन क्या करता है, इस पूरे को पकड़ के अंदर खींच लेता है। तो जीआरके के काम करने के बाद कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है बोल रहा है, तो कौन है, अरेस्टिन, उसको अंडर अरेस्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24। When insulin bind to its receptor on liver cell, it trigger glycogen synthesis by initiating a cascade through। क्या बोल रहा है कि किसी भी लिवर सेल में, मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं लिवर सेल को समझाने के लिए। लिवर सेल में इंसुलिन जब बाइंड होता है अपने रिसेप्टर से, यहाँ पर इंसुलिन बाइंड होता है रिसेप्टर से, और अंदर में ग्लाइकोजेनेसिस को स्टार्ट कर रहा है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस तक प्रोसेस पहुंचने के लिए वो किसके थ्रू से यहाँ पर सिग्नल जाना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के इंसुलिन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कौन से रिसेप्टर से जुड़ करके काम करता है बोल रहा है। तो कौन से रिसेप्टर से जुड़ के काम करता है बोलने पर नाम से पता चलेगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीके। इंसुलिन हमेशा आरटीके से जुड़ता है देखना, या इंसुलिन रिसेप्टर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एम्प्लीफिकेशन इन अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे रिफर्स टू, कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो ये नीचे 2-3 प्रकार के अलग अलग प्रोटीन को एक्टिव करेगा, एक्स वाई जेड कर दिया मैं। तो ऐसे जब ये कोई अपस्ट्रीम वाला मॉलिक्यूल डाउनस्ट्रीम वाले को, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम वाले को एक्टिव कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा वास्तव में एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। कोई एक एक्टिव हुआ तो उसने 3 को एक्टिव किया, 3 एक्टिव तो फिर 9 को एक्टिव किए, 9 फिर 27 को एक्टिव किए, मतलब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चल रहा है, तो इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। 25 में क्या हो जाएगा, बी, वन एक्टिव ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग मैनी डाउनस्ट्रीम सेकेंड मैसेंजर या एक्टिवेटेड एंजाइम। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक एक्टिवेटेड अपस्ट्रीम मॉलिक्यूल कई सारे डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल यदि एक्टिव करते हैं उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाता है, कोई पैथोजन आपके बॉडी में पहली बार एंट्री मारा है, तो बी सेल जो होता है ना, बी सेल प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में बदलता है। ठीक, और प्लाज्मा सेल सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है, मेमोरी सेल आने वाले नेक्स्ट टाइम के अटैक के लिए तैयार रहता है 50-60 साल तक के लिए। ठीक है, तो कौन सा है जो इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडी बनाता है बोलने पर प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच एंटीबॉडी क्लास इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन ब्लड सेल। ह्यूमन ब्लड सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी है कौन सा है, आईजीजी। सीक्वेंस क्या है, कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जी ए एम डी और ई। डी और ई लगभग बराबर होते हैं, सबसे ज्यादा आईजीजी, फिर ए, फिर एम। हम इसको गम दे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, आईजी जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। Which immunoglobulin is primarily involved in the allergic reaction and mucosal immunity against parasite। हमारे म्यूकस में, अंदर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा पाया जाता है जो कि एलर्जी में रिस्पॉन्स देता है या रिएक्शन करता है, तो कौन है बोलने पर वो आईजीई। हमेशा याद रखना, आईजी और मास्ट सेल ये दोनों रिस्पॉन्स देते हैं एलर्जी के समय। क्वेश्चन नंबर 29। मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजन टू व्हिच टाइप ऑफ सेल। यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा कोई सेल है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल क्या प्रेजेंट करते हैं जी, एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। ये एमएससी मॉलिक्यूल था, इसके द्वारा एंटीजन को प्रेजेंट किया जा रहा है। ये
ठीक, या MHC मॉलिक्यूल 1, MHC 1 के द्वारा एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है। तो उधर से TC सेल आता है, TC सेल आता है, उसके पास पाई जाती है ये क्या पाई जाती है जी, टी सेल का रिसेप्टर TCR, टी सेल रिसेप्टर, और पाई जाती है CD8 ऐसे बाइंड करने के लिए इसको, CD8। जस्ट अगर हम बात करें दूसरे सेल के बारे में, यहीं पर देख लीजिए, हमारे पास जो केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वे प्रोफेशनल वाले, ये ऑल न्यूक्लिएटेड था, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, मैं बोला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वे प्रोफेशनल, कौन कौन होते हैं, बी सेल, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल। ठीक, ये कौन से MHC को शो कर रहे होते हैं जी, ये MHC2 को शो कर रहे होते हैं। ठीक, ये MHC2, और ये जिस एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो एक्सोजिनस एंटीजन कहलाता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उधर से TH सेल आता है, TH सेल के पास T सेल रिसेप्टर होता है। ठीक, और इसके बाद CD4 पाई जाती है, CD4। ठीक है, अब इसी से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है कि MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजन टू व्हिच टाइप ऑफ सेल, कौन से सेल के लिए ये MHC1 मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्या हो जाएगा, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल, ऊपर वाला देखिए डायग्राम को। ठीक है, टी सेल मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसमें CD8 पाई जाती है। अगला, व्हिच एंटीबॉडी इज द फर्स्ट टू बी सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, आपके बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करता है, तो आपका बॉडी सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनाता है, वो एंटीबॉडी कौन सा होता है, IgM होता है। वो अलग बात है, बाद में धीरे धीरे IgG की मात्रा बढ़ती जाती है और उसका लेवल सबसे ज्यादा हो जाता है, लेकिन शुरू होता है बनना IgM से। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, व्हिच ऑर्गन सर्व एज द साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन। टी सेल का जो बनना होता है, शुरुआत होता है, वो होता है बोन मेरो, लेकिन मैच्योरेशन कहां पे होता है, थाइमस में, तभी तो टी सेल बोलते हैं, टी का थाइमस है। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, C। बोन मेरो का डेवलपमेंट भी बोन मेरो में होता है और मैच्योरेशन भी बोन मेरो में होता है, याद रखना। एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यदि हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी को एक्सप्रेस करना है, तो या तो रियल एंटीजन हमारे बॉडी में आए, या कोई वैक्सीन हमारे बॉडी में लगा दिया जाए। वैक्सीन भी एक प्रकार का रियल एंटीजन ही होता है, अलग बात है कि वो एटेन्यूएटेड या इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हिट किल्ड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा कमजोर फॉर्म में होता है, लेकिन एंटीजन ही रहता है वैक्सीन में। तो जब हमारे बॉडी में वैक्सीन या नेचुरल कोई एंटीजन इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी को, तो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, उसको बोलते हो आप एक्टिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है जी, हमारे बॉडी में यदि हम डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी को एंटर करा दें, जैसे माता जी के शरीर से बच्चे में एंटीबॉडी आता है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी है। ठीक, माता जी के शरीर से बच्चे में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय IgG आता है, या किसी को सांप काट देता है, उसके बदले उसके बॉडी में एंटीवेनम लगाते हैं, एंटीबॉडी लगाते हैं। तो ये सब क्या है, ये पैसिव है। डायरेक्ट यदि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आता है, तो हमारे बॉडी को एक्टिव होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा बॉडी बिना एक्टिव हुए पैथोजन को खत्म कर देता है, तो उसको पैसिव कहते हैं। लेकिन यदि कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता तो हमारा बॉडी खुद एक्टिव होकर एंटीबॉडी बनाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो 32 नंबर का क्या हो जाएगा, C, वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन। जब भी वास्तविक पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, व्हिच कंप्लीमेंट पाथवे इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। 3 प्रकार की हमारे पास कंप्लीमेंट पाथवे होती हैं, पहला क्लासिकल, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे, तीसरा MBL मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो जो हमारा अभी क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीजन एंटीबॉडी किस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो होता है क्लासिकल पाथवे में। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब जानने के लिए क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल का मेन काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं,
हमारे ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाले सेल होते हैं, उनको रोक के रखता है, सप्रेस करके रखता है, इनहिबिट करके रखता है। यदि ये रेगुलेटरी टी सेल यदि काम ना करें तो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के प्रोटीन के लिए वो घातक बन जाएंगी, जिससे हमको ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑटो रेगुलेटरी टी सेल क्या करता है हमारे बॉडी में, तो क्या करता है, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेंटेन सेल्फ टॉलरेंस। और हमारे सेल्फ टॉलरेंस मतलब हमारे ही एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी रिएक्शन नहीं करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिससे हमको किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। ठीक है, तो रेगुलेटरी टी सेल का काम है हमारे लिम्फोसाइट को हमारे एंटीजन के अगेंस्ट काम करने से रोकना। अगला क्वेश्चन नंबर 34, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पीआरआर सच एज टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज। हमारे बॉडी में सेल में जो पीआरआर पाई जाती है वो किसको रिकॉग्नाइज करती हैं, किसको रिकॉग्नाइज करती हैं, तो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये आप पढ़ेंगे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था ना, वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर जो होता है वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न वाले पैथोजन को पहचानता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच सेल एक्ट एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी बोला हूं मैं, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करने के लिए कौन कौन, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल। ठीक, तो 36 का हो जाएगा बी, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये MHC1 के साथ साथ MHC2 को भी एक्सप्रेस करते हैं। MHC1 तो करते ही हैं, MHC2 करते हैं। MHC1 तो सब हर कोई करते हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल जिसमें न्यूक्लियस है MHC1 को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो केवल MHC1 के साथ साथ MHC2 को भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसका याद रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे, साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड होस्ट सेल प्राइमरली यूजिंग। कोई भी जो टी सेल होता है, टीसी सेल होता है, टीसी सेल किसी भी इन्फेक्टेड होस्ट सेल को कैसे मारता है, तो उसके ऊपर कुछ ग्रेंजाइम निकाल करके, लाइसोजाइम, जो टीसी सेल है ये इन्फेक्टेड सेल मान लीजिए, चलिए ये इन्फेक्टेड सेल है। ठीक, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रेंजाइम रिलीज करते हैं इसके ऊपर और परफोरिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा लाइसिस हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो क्या क्या, परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, रुकिए ना, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, व्हिच साइटोकाइन आर फेमस फॉर इंटरेक्टिंग विद वायरल रेप्लिकेशन इनसाइड इन्फेक्टेड सेल। कोई एक हमारा सेल है, ये इन्फेक्ट हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, इसके अंदर मान लीजिए हमारा वायरस है, ये वायरस अपना रेप्लिकेशन करना चाहता है, ये बढ़ाना चाहता है अपनी संख्या। तो उस समय हमारे बॉडी का कौन सा वाला साइटोकाइन है जो इनको रोकने का प्रयास करता है। ठीक, तो रोकने का प्रयास करने वाला कौन है, इंटरफेरॉन है, ये इंटरफेरॉन है, ये रुकता है, ये रुकता है। और भी खासकर कौन से इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा, ये वायरस के रेप्लिकेशन को होने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 39, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एनाफाइलैक्सिस और हे फीवर आर मेडिएटेड बाय। भाई देख लीजिए, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, दूसरा कॉलम टाइप 2 है, तीसरा कॉलम टाइप 3 है, चौथा कॉलम टाइप 4 है। बस एक लाइन में बता रहा हूं, मैं अंदर नहीं पढ़ूंगा, आप लोग नोट्स में उतार लेना। जितना भी एलर्जी वाला हाइपर सेंसिटिविटी होता है ना, सबसे पहले टाइप 1 की वजह से होता है। ब्लड से रिलेटेड जितना भी हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो सब टाइप 2 की वजह से होता है। जहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो टाइप 3 की वजह से होता है। और जहां पर सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी चलता है उसको टाइप 4 कहते हैं। ये चार है, उसको याद रखना। क्या होता है जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं 39 पे, तो कौन सा हो जाएगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में 39 नंबर में एलर्जी बोला था, मैं अभी एलर्जी बोला हूं, टाइप 1 में एलर्जी होता है।
और एलर्जी के लिए आईजीई और मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, ठीक है। एलर्जी जब भी होता है आईजीई और मास्ट सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। बी सेल अंडरगो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन प्राइमरली इन। बी सेल में, बी सेल का जो रिसेप्टर होता है उसमें कुछ बदलाव आने के लिए उसके बी सेल में ऊपर जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के क्लास को बदलने के लिए आईजीजी, ए, एम, डी, ई, इन सब के क्लास को चेंज करने के लिए वो कहाँ पे अपना इस काम को पूरा करता है। तो कहाँ पे इस काम को पूरा करता है बोलने पर ये करता है जर्मिनल सेंटर ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होते हैं? हमारे बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड होते हैं। उसके अलावा जितना जैसे हमारा स्प्लीन हो गया, हमारे लिम्फ नोड हो गए, ये सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रह करके बी सेल अपना हाइपर म्यूटेशन करता है, अपना एंटीबॉडी के क्लास में चेंजेस करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच सेल टाइप फॉर्म द ब्रिज बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी बाय इनगल्फिंग पैथोजन एंड प्रेजेंटिंग एंटीजन। इनमें से कौन सा एक ऐसा सेल है जो हमारे दो प्रकार के इम्यून सिस्टम जो है, इनेट और एडेप्टिव। इनेट मतलब जो जन्मजात हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम रहते हैं वो इनेट कहलाते हैं, और जब हम जीवन में अचीव करते हैं, जीवन में उस इम्यून सिस्टम को बाद में डेवलप करते हैं पैदा होने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव। तो इन दोनों के बीच कौन है जो दोनों में काम आता है? तो 41 नंबर में कौन हो जाएगा? डेंड्राइटिक सेल, दोनों में काम आता है, ठीक। अगला 42, ऑप्सोनाइजेशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज द प्रोसेस वेयर। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है भाई? ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई पैथोजन है, इस पैथोजन को इस प्रकार से हम एंटीबॉडी से जोड़ देते हैं, चारों तरफ घेर देते हैं। देखिए एंटीबॉडी घेरा हुआ है, इसको एंटीबॉडी घेर दिया, देखिए इसको एंटीबॉडी घेर दिया, इस प्रकार से घेर देते हैं कि किसी फेगोसाइटिक सेल द्वारा अब एक आराम से खा लिया जाता है। ये फेगोसाइटिक सेल था, उसको निगल लेगा आराम से। अब इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑप्सोनाइजेशन। तो 42 का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, पैथोजन आर कोटेड बाई एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू फैसिलिटेट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को अच्छे से पूरा करने के लिए किसी पैथोजन के ऊपर में एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को लपेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अभी हमारा, देखो भाई इसको फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, नोट्स में उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 43, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC2 इज एक्सप्रेस्ड ऑन। भाई MHC2 किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अभी बोला हूं मैं ना, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा ही MHC मॉलिक्यूल 2 को एक्सप्रेस किया जाता है। अन्यथा ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के द्वारा तो MHC1 एक्सप्रेस किया ही जाता है, और सभी न्यूक्लिएटेड सेल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। व्हिच immunoglobulin dimer is heavily present in secretion like saliva, tears and breast milk। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो डायमर के फॉर्म में हमको अधिकतर देखने को मिलता है, और वो भी सिक्रेटेड फॉर्म में। सिक्रेटेड फॉर्म मतलब क्या होता है भाई? म्यूकस में निकल रहा है, दूध में निकल रहा है, पसीने में निकल रहा है, ठीक है ना, सलाइवा में निकल रहा है, हमारे आंसू में निकल रहा है। कौन एंटीबॉडी है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी एंटीबॉडी IgA, ये होता है, हमारे सभी सिक्रेशन में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्सप्रेस व्हिच मेम्ब्रेन को रिसेप्टर। साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब टीसी सेल। टीसी सेल किसको एक्सप्रेस करता है? देख लीजिए भाई, ये CD8, ऊपर में देखिए CD8, ठीक है। तो 45 का डी, CD8। RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। मैं क्या बोला, कोई भी ब्लड से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी पूछता है, चाहे वो RH फैक्टर हो या RBC हो, किसी के मामले में पूछता है हाइपर सेंसिटिविटी, तो सीधा सीधा हाइपर सेंसिटिविटी किसको लगा लेना? टाइप 2 को। टाइप 1 तो एलर्जी के लिए होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए आपको याद रहेगा। टाइप 1 हमेशा किसके लिए होता है? एलर्जी। टाइप 2 ब्लड रिलेटेड। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स जहां बनेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स। और टाइप 4 जहां पर
सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी चलता है, सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सच एस रिएक्शन टू पॉइजन ईवी या निकेल इज मेडिएटेड बाई। जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की जो कंडीशन आती है ना, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और भी ढेर सारे नीचे लिखा है, देखिए ये टाइप 4 की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जनरेटेड बाय द कंप्लीमेंट सिस्टम। जो 3 प्रकार के कंप्लीमेंट सिस्टम है ना, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और मैनोज बाइंडिंग इलेक्ट्रिन पाथवे, तीनों पाथवे का, तीनों अलग अलग प्रकार के कंप्लीमेंट का पाथवे चलता है, लेकिन आगे जाके सेम हो जाता है। जब सेम होता है तो फाइनली क्या बनता है, तीनों में आखिरी में वही बनेगा। क्या बनता है देख लीजिए, कंप्लीमेंट 5 प्रोटीन बी, कंप्लीमेंट प्रोटीन 6, 7, 8 और 9, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं, एक बड़ा सा छिद्र बनाते हैं, और किसी टारगेटेड सेल के मेम्ब्रेन में उस छिद्र को लगा देते हैं, तो मेम्ब्रेन का सारा मटेरियल, अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। कोई बैक्टीरिया आया था मान लीजिए, बैक्टीरिया के ऊपर में देखिए ढेर सारा प्रोटीन का क्या बना लिया हमने, एक कैनाल बना लिया। ठीक, इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। रुकिए थोड़ा सा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर में बनाए तो बैक्टीरिया के अंदर का सारा मटेरियल बाहर हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के कंप्लीमेंट सिस्टम का आखिरी जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग ओल्ड या ऑप्सोनाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स एंड बैक्टीरिया। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, अच्छे ब्लड को आगे जाने देता है, खराब ब्लड को पकड़ के उसको डाइजेस्ट कर देता है, या टूटे फूटे ब्लड सेल को पकड़ लेता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो वो कौन है बोलने पर, स्प्लीन है ना, कौन है, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 50, ऑटो इम्यूनिटी occurs when the immune system fail to maintain। हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारे ही एंटीबॉडी, हमारे ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर जाएंगे, तो हमारे बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। ठीक, तो बॉडी में क्या फेल होता है तो ऑटो इम्यून डिजीज होना शुरू हो जाता है, फेल टू द मेंटेन। ठीक, तो क्या, सेल्फ टॉलरेंस, 50 का बी। हमारे सेल्फ टॉलरेंस मतलब टी रेगुलेटरी सेल जो थे, हमारे इम्यून सेल्स को रोक के रखते थे, हमारे खुद के ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करने के लिए रोक देते थे। लेकिन अगर रेगुलेटरी टी सेल काम ना करे तो हमारे ही इम्यून सेल्स हमारे ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगे, हमारे बॉडी के प्रोटीन के अगेंस्ट काम करेंगे, तो हमको तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यदि हमारे वीडियो के लगातार मेंबर हैं तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे, पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन एक चीज जरूर लिखेंगे कि आखिर में अपना नाम लिख करके आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मैं बार बार बोलता हूं, यदि कोई भी एग्जाम जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है ना, उसमें सभी प्रश्न को हल करें। यहाँ 50 प्रश्न दिए थे तो 50 पूरा हल किया। इनकरेक्ट कितना हुआ, मान लीजिए 5 इनकरेक्ट हुआ तो करेक्ट कितना हुआ, 45 करेक्ट हुआ। ठीक है, ऐसे लिख करके अपना नाम लिख करके कमेंट में जरूर भेजिए, ताकि मैं आपका नाम देख पाऊं, आपको मैं इमेजिन कर पाऊं, आपको मैं ये आपके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊं कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किस पॉइंट पे मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि आपको और अच्छा नंबर प्राप्त हो पाए आने वाले टेस्ट में। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।